नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं गया था। हाँ, बल्कि पत्थरों पर जिया जाता था। आज की हमारी ये जो चर्चा है ये एनसीईआरटी और दूसरी प्रामाणिक ऐतिहासिक किताबों पर आधारित है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि भारत में सभ्यता की पहली ईंट कैसे रखी गई। सही, मतलब पाषाण काल से लेकर उस दौर तक जब इंसान ने पहली बार धातु का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये कहानी है इंसान के बनने की। हाँ, कैसे एक शिकारी जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, उसने धीरे धीरे प्रकृति पर काबू करना सीखा। और ये विषय उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बेशक, क्योंकि भारतीय इतिहास की पूरी इमारत अब कह सकते हैं इसी नींव पर खड़ी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये कि क्या हम इंसान हमेशा से ऐसे ही थे? सही सवाल है। इतिहास सिर्फ राजाओं और मतलब जंगों की कहानियां नहीं है। नहीं, असली कहानी तो ये है कि इंसान शिकारी से किसान कैसे बना, वो सफर कैसे तय हुआ। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प पहली ये है कि उस जमाने की कोई किताब या कोई लिखा हुआ दस्तावेज तो है नहीं हमारे पास। कुछ भी नहीं। तो फिर लाखों साल पुराना ये इतिहास हमें पता कैसे चलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब छुपा है पुरातत्वविदों के काम में। उन्होंने गुफाओं, नदी घाटियों और जमीन के नीचे दबे पत्थरों और औजारों से इस कहानी के टुकड़ों को जोड़ा है। अच्छा, तो ये पत्थर ही उस दौर की भाषा है? बिल्कुल। वाह, तो एक तरह से हम पुरातात्विक जासूस बनकर उन सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कह सकते हैं। तो पहला सुराग कहाँ मिलता है? भारत में इंसान की मौजूदगी का सबसे पुराना, सबसे पक्का सबूत क्या है? देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों से रामापिथेकस जैसे आदिमानव की जीवाश्म तो मिले हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। लेकिन जो सबसे ठोस सबूत है, जिसे हम प्रमाणिक मानते हैं, उसे नर्मदा मानव कहते हैं। नर्मदा मानव? जी, ये 1982 की बात है। मध्य प्रदेश के हथनोरा में नर्मदा नदी के किनारे एक खोपड़ी मिली। एक खोपड़ी? हाँ, एक खोपड़ी। और जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि ये होमो इरेक्टस प्रजाति की थी। होमो इरेक्टस मतलब वो मानव जो सीधा खड़ा हो सकता था। बिल्कुल। और आज की तारीख में भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान की मौजूदगी का ये सबसे पुराना और सबसे पक्का सबूत माना जाता है। यानी कहानी की असल शुरुआत नर्मदा घाटी से होती है। हाँ। अब ये तो लाखों साल का दौर है। इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे मतलब बांटा कैसे होगा? बिल्कुल, इसे समझने के लिए पाषाण काल को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। और इस बंटवारे का आधार भी बड़ा सीधा सा है। क्या आधार है? उस समय के औजार कैसे थे और जलवायु कैसी थी। अच्छा। पहला और सबसे लंबा दौर है पूरा पाषाण काल, मतलब पेलोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, ठीक है। ये करीब 20 लाख साल ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये वो दौर था जब धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका था, मतलब हिमयुग। आइस एज। और उसके बाद फिर आया मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ये 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव का दौर था। एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। बिल्कुल। और आखिर में नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, जो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। और इसी दौर में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने इंसान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, हमेशा के लिए। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल, लाखों साल लंबा समय। उस दौर में जिंदगी कैसी रही होगी? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। आप एक छोटे से झुंड में रहते हैं और रोज सुबह आपकी सबसे बड़ी चिंता है कि आज खाना कहाँ से आएगा। बस यही एक चिंता? हाँ, यही पूरा पाषाण काल के इंसान का जीवन था। वो एक घुमक्का शिकारी था। नोमैडिक हंटर। बिल्कुल। जानवरों का शिकार करना और जंगल से फल फूल इकट्ठा करना, बस यही उसका काम था। खेती बाड़ी या जानवर पालने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और उसके हथियार आज की तरह तोपे बंदूकें तो थी नहीं। उसके हथियार थे पत्थर, क्वार्ट्जाइट जैसे सख्त पत्थर के बड़े भारी और आप कह सकती हैं बिडोल औजार। जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब हैंड एक्स, या पत्थर के बड़े टुकड़े जिन्हें वो जानवरों को काटने या खाल उतारने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इसी लंबे दौर के आखिर में उसने एक ऐसी चीज की खोज की जो शायद इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। आप आग की बात कर रही हैं? हाँ, आग। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। रात में रोशनी, जंगली जानवरों से सुरक्षा और शायद खाने को पकाकर खाने की शुरुआत भी। सही। तो इस दौर के इंसानों के निशान भारत में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? उनके निशान पूरे भारत में फैले हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से।
तमिलनाडु के पल्लवरम से। पल्लवरम। हाँ, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक भूविज्ञानी ने यहीं पर भारत का पहला पाषाणकालीन औजार खोजा था। अच्छा। इसीलिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ औजार ही मिलते हैं, या हमें उस इंसान की सोच, उसकी कला के बारे में भी कुछ पता चलता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें देती हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका? जी, ये कोई मामूली गुफाएं नहीं हैं, ये उस दौर की आर्ट गैलरी हैं। आर्ट गैलरी? हाँ, वहां के दीवारों पर हजारों साल पहले के इंसानों ने तस्वीरें बनाई हैं। ये उस दौर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। वाह! वो हमें दिखाती हैं कि वे कैसे झुंड में शिकार करते थे, कैसे नाचते थे, उनके जीवन में क्या जरूरी था। ये तस्वीरें हमें सीधे उनके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती हैं। ये तो कमाल है। तो लाखों साल तक ये इंसान इसी तरह जीता रहा, लेकिन फिर आपने एक बदलाव के दौर का जिक्र किया, मध्य पाषाण काल। ऐसा क्या हुआ कि चीजें बदलने लगी? वही चीज जो आज भी दुनिया को बदल रही है, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज। हाँ, हिमयुग खत्म हो गया, बर्फ पिघलने लगी, धरती गर्म हुई, घने जंगलों की जगह घास के मैदान उगने लगे। और बड़े बड़े जानवर? बिल्कुल, बड़े बड़े भारी भरकम जानवर जैसे मैमथ वो गायब होने लगे। अब खरगोश, हिरन जैसे तेज और छोटे जानवरों का शिकार करना था। और जाहिर है एक बड़े भद्दे पत्थर से खरगोश का शिकार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, इंसान को अपग्रेड करना पड़ा, और यहीं से मध्य पाषाण काल की कहानी शुरू होती है। एक नए माहौल में जिंदा रहने की चुनौती। और इस चुनौती का जवाब था? नई टेक्नोलॉजी। अब औजार बहुत छोटे, नुकीले और हल्के हो गए। अच्छा। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। कुछ तो नाखून के बराबर होते थे। नाखून के बराबर? सोचिए उस कारीगरी को। ये उस समय की, आप कह सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी थी। वाह! इन छोटे पत्थर के टुकड़ों को हड्डी या लकड़ी में लगाकर भाले, तीर कमान जैसे हथियार बनाए गए। तकनीक में ये बदलाव तो समझ आता है, लेकिन क्या जीवन शैली में भी कोई बड़ा बदलाव आया? एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंसान ने पहली बार किसी जानवर को अपना साथी बनाया। और वो था? कुत्ता। शायद शिकार में मदद के लिए या फिर सुरक्षा के लिए। यहीं से पशुपालन की एक अनौपचारिक शुरुआत हुई। पर ये बात हमें पता कैसे चली? इसका सबसे मजबूत सबूत मिलता है राजस्थान के बागौर नाम की एक जगह से। बागौर? हाँ, जब पुरातत्वविदों ने वहां खुदाई की तो उन्हें न सिर्फ इंसानी कंकाल और माइक्रोलिथ मिले, बल्कि जानवरों की हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर मिला। अच्छा। और उसमें भेड़ बकरियों की हड्डियां भरी पड़ी थी। ये साफ इशारा था कि इंसान अब जानवरों का सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें पाल भी रहा था। तो इंसान ने छोटे हथियार बना लिए, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी शिकार और मौसम की दया पर ही थी। बिल्कुल। असली आजादी कब मिली? वो क्रांति कब हुई जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था? असली आजादी तब मिली जब उसने एक ऐसा राज खोज निकाला जो आज भी हमारी दुनिया चलाता है। और वो क्या था? जमीन से अपना भोजन खुद उगाना। और इसी एक खोज ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसे इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति कहा। द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, कृषि का आविष्कार। हाँ। जाहिर है जब आप अपनी फसल उगा सकते हैं तो आपको खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है। और यहीं से सब कुछ बदल गया। घुमक्कड़ जीवन खत्म हुआ और स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। यानी बस्तियां बनी। हाँ, इंसान ने एक जगह टिक कर रहना सीखा, जिससे बस्तियां बनी जो आगे चलकर गांव बने। और जब फसल ज्यादा होने लगी होगी तो उसे जमा करने की जरूरत पड़ी, जिससे भंडारण शुरू हुआ और मिट्टी के बर्तन मृदभांड बनाए जाने लगे। और इसी दौर में एक और क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, पहिया। पहिया, जिसने ट्रांसपोर्ट और कुम्हारी दोनों को बदल दिया। तो हम कह सकते हैं कि आज की हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी नींव इसी नवपाषाण काल में रखी गई थी। बिल्कुल। इस क्रांति के सबूत कहाँ मिलते हैं? इसके सबसे पुराने और साफ सबूत मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़? जी, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में शायद सबसे पहला गांव था। अच्छा। जहां लोगों ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की और एक व्यवस्थित तरीके से रहना शुरू किया। वहीं उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा नाम की जगह से दुनिया में चावल की खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। मैंने कश्मीर की एक जगह के बारे में भी पढ़ा है जो बहुत अनोखी है। आप बुरझोम की बात कर रही हैं? हाँ, बुरझोम। वो वाकई एक अजीब जगह है। वहां के लोग जमीन पर घर बनाने की बजाय गड्ढे खोद कर रहते थे। गड्ढे खोदकर? हाँ, जिन्हें गर्तवास कहते हैं, शायद कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। और वहाँ एक और खास बात थी ना? हाँ, और वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वहां कुछ कब्रों में मालिक के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया गया है।
अच्छा। ये दिखाता है कि इंसान और कुत्ते का रिश्ता कितना गहरा हो चुका था। और इसी नियंत्रण की अगली कड़ी थी धातु की खोज। सही पकड़। जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ एक नई चीज का इस्तेमाल शुरू किया, तांबा, और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। चैल्कोलिथिक एज। तांबा यानी कॉपर इंसान द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु। जी तो क्या धातु के इस्तेमाल से बड़े बड़े शहर बनने लगे? नहीं, यही इस दौर की सबसे खास बात है। ये भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता? हाँ, यहाँ लोग गांव में ही रहते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे। ये हड़प्पा जैसी शहरी सभ्यता नहीं थी। अच्छा। इनकी पहचान इनके खास तरह के मिट्टी के बर्तनों से होती है। काले और लाल रंग के बर्तन, और उन पर सफेद रंग से डिजाइन बने होते थे। और इनके घर? इनके घर भी कच्ची मिट्टी और घास फूस के होते थे। ये बहुत दिलचस्प है। इन लोगों के पास धातु थी, ये गांव में बसे हुए थे, फिर भी ये वहीं रुक गए। ये हड़प्पा वालों की तरह बड़े शहर क्यों नहीं बना पाए? बिल्कुल, और इसकी जड़ शायद तांबे की प्रकृति में ही छिपी है। तांबे की प्रकृति में? हाँ, तांबा उस समय की एक सॉफ्ट पावर जैसा था। काम चलाओ, लेकिन कोई बड़ी क्रांति लाने के लिए नाकाफी। तो असली गेम चेंजर क्या था? असली गेम चेंजर था कांसा, मतलब ब्रॉन्ज, जो तांबे में टिन मिलाकर बनता है और कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वो उस समय की नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी थी, और उस तकनीक तक ये लोग पहुंच नहीं पाए। मतलब तांबे के मुलायम औजारों से न तो घने जंगल काटे जा सकते थे, न ही कठोर जमीन की गहरी जुताई हो सकती थी। एकदम सही। इसलिए खेती एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। बिल्कुल, और जब तक खेती से सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा ना हो, तब तक आप व्यापारियों, शिल्पकारों और प्रशासकों का पेट नहीं भर सकते, जो एक शहर को चलाने के लिए जरूरी है। हाँ, इसलिए ये लोग एक तरह से टेक्नोलॉजिकल डेड एंड में फंस गए और हमेशा ग्रामीण बने रहे। तो इन ग्रामीण संस्कृतियों के मुख्य केंद्र कहाँ-कहाँ थे? अब भारत में अलग अलग जगहों पर कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थीं, जैसे राजस्थान में आहाड़ संस्कृति, आहाड़? जिसे ताम्बवती यानी तांबे वाली जगह भी कहते हैं। फिर मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति अपने शानदार मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती थी। और सबसे विकसित कौन सी थी? सबसे विकसित शायद महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति थी। जोरवे संस्कृति? वहाँ ऐसा क्या खास था? इसका सबसे बड़ा स्थल है दाइमाबाद। यहाँ से तांबे का एक रथ मिला है जिसे एक इंसान चला रहा है। वाव! ये उनकी धातु कला का बेहतरीन नमूना है। इसी संस्कृति का एक और स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव? वहां की खुदाई से पता चलता है कि कुछ घर बड़े थे और किले बंद थे, जबकि ज्यादातर घर छोटे थे। इसका मतलब तो समाज में ऊंच नीच या वर्ग विभाजन शुरू हो गया था। बिल्कुल, कोई सरदार या अमीर रहा होगा और बाकी साधारण लोग। तो ये सभ्यता की दूसरी सच्चाई है। हाँ, जैसे ही स्थायी संपत्ति और गांव का विचार आया, सामाजिक जटिलता और असमानता ने भी जन्म ले लिया। ये एक दो-धारी तलवार थी। तो अगर हमें इस पूरी लंबी यात्रा को परीक्षा की दृष्टि से कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है। पहली इस्तेमाल की गई धातु थी तांबा, और पहला पालतू जानवर था कुत्ता। पहले उगाए गए अनाज थे जौ और गेहूं। और माइक्रोलिथ? माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल की पहचान है। और हाँ, भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स, जो अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। वो पुरापाषाण काल के जीवन को समझने की एक अनमोल खिड़की हैं। बिल्कुल। तो विकास का क्रम कुछ ऐसा है। नर्मदा घाटी में आदि मानव, फिर पुरापाषाण काल का शिकारी जीवन, फिर मध्य पाषाण में पशुपालन की शुरुआत, नवपाषाण में कृषि और पहिए की क्रांति, और फिर ताम्रपाषाण में धातु का पहला प्रयोग। और इसके बाद अगला तार्किक कदम क्या होगा? जब गांवों में खेती से अतिरिक्त अनाज पैदा होने लगेगा, तो वो व्यापार को जन्म देगा, नई कलाओं को जन्म देगा, और आखिरकार सुनियोजित शहरों को जन्म देगा। और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी शुरू होती है। तो निष्कर्ष ये है कि पाषाण और ताम्रपाषाण काल की इन गुमनाम पीढ़ियों ने हजारों साल लगाकर वो नींव तैयार की, जिस पर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की शानदार इमारत खड़ी हुई। इतिहास वाकई एक निरंतर बहने वाली धारा है, और ये संस्कृतियां हमारी जड़ें हैं। और हमारी अगली गहन चर्चा इसी नींव पर बनी उस महान सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता पर होगी। लेकिन तब तक के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ ग्रामीण संस्कृतियां शहरों में तब्दील हो जाती हैं, जबकि बाकी हजारों साल तक गांव ही बनी रह जाती हैं? वो निर्णायक चिंगारी क्या होती है?